हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में कि ये होते कौन हैं। ये एक प्रकार के राक्षस होते हैं और साथ ही ब्राह्मण भी होते हैं। जब कोई जीवन काल में ब्राह्मण व्यक्ति बुरे काम करना शुरू कर देता है या फिर अपनी मनोबल शक्ति या फिर यूं कहे कि तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, तो जब वो मृत्यु काल में पहुंचता है तब वो ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि उसका शुरू से ही मूल मंत्र यही था कि जीवन काल में भी वह गलत काम करता था और अब मृत्यु काल में भी उसे सिर्फ गलत काम ही करना है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। आज की कहानी हमें भेजी है आयुषी ने। अब मैं आप सभी को कहानी आयुषी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आयुषी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूं। जिस गांव में हम रहते थे वहां हमारा झोपड़पट्टी वाला घर था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अकेले ही रहती थी। ये बात साल 2011 की है, जब मेरी उम्र करीब 21 या 22 साल की रही होगी। उस वक्त गांव में भी ज़्यादातर पक्के मकान बनना शुरू हो गए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक पक्का मकान बनवा लें। फिर उसके बाद हमने अपना पुराना घर बेच दिया जिसमें हम रह रहे थे और हमने पास के ही दूसरे एक गांव में 100 गज की ज़मीन खरीदी और उस पर एक मंजिल का मकान बनवाना शुरू कर दिया। हमारा मकान लगभग बनकर तैयार ही हो गया था, बस थोड़ा ही काम बाकी रह गया था। तो वहाँ के आसपास के लोग हमारे घर को बनता देख ऐसे घूरते थे जैसे ना जाने क्या देख लिया हो। मेरे पापा ही वहाँ जाते थे काम देखने कि काम कैसा चल रहा है। मेरे पापा को लोगों के प्रति जो उनका स्वभाव था वो अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा ने ही आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर कोई भी मेरे पापा से बात नहीं कर रहा था। और फिर एक दिन जब टाइल्स लगाने के लिए एक मिस्त्री आया तो मेरे पापा ने उसी से पूछा कि लोग ऐसे क्यों देख कर जाते हैं हमारे मकान को। वो जो मिस्त्री था वो उसी गांव का रहने वाला था और हमारे नए घर के पास ही रहता था। उसने मेरे पापा को बताया कि गांव के लोग तो पागल हैं, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। टाइल्स वाले ने पापा को जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने बताया कि जहाँ आपका मकान बन रहा है उस जगह पर पहले एक झोपड़पट्टी में एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे बुरे काम किए। ब्राह्मण होने के बावजूद वो मांस मच्छी खाया करता था। उसके अंदर इतना लालच था कि वो बहुत ही ज़्यादा चोरी करने लगा था और लोगों के घर में जाकर झूठ मूठ की पूजा पाठ करके पैसे कमाता था। वो रोज़ शराब पीता और अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। उस ब्राह्मण को कोई भी बच्चा नहीं था। उससे पीड़ित उसकी पत्नी उससे छोड़कर मायके चली गई थी और वहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं आई। उसकी पत्नी के जाने के बाद वो ब्राह्मण और भी ज़्यादा बुरे काम करने लगा। एक दिन अचानक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। एक दिन जब पुलिस आई तो उसके घर में उसकी लाश मिली। उस ब्राह्मण की मौत के 1-2 हफ्ते बाद ही गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और आस पड़ोस के जंगली कुत्ते उसके घर के आसपास ही मरे हुए मिलने लगे। और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि जब भी रात के वक्त उस ब्राह्मण के घर से कोई भी गुजरता तो किसी के रोने की या फिर हंसने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ इतनी डरावनी रहती है कि किसी की भी रूह कांप जाए। मेरे पापा ये सारी बातें सुनकर टाइल्स वाले से बोले, अरे यार, तुम सब अभी भी इस अंधविश्वास पर यकीन कैसे कर लेते हो। मेरे पापा को बिल्कुल भी उस बात से फ़र्क नहीं पड़ा और हम अगले हफ्ते ही उस घर में जाकर रहने लगे। मुझे अपना नया घर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी, पर एक बात थी जो हमें रोज़ खटकती थी। लोगों का हमारे प्रति उनका व्यवहार। आस पड़ोस के लोग भी हमसे सही तरीके से बात नहीं करते थे और ना ही कोई हमसे बात करने का प्रयास करता था। अगर हम उनसे बात करते तो वो लोग झूठा बहाना करके बात को काट देते और वहाँ से चले जाते थे। हमें अपने नए घर के लिए एक हवन करवाना था, पर कोई भी पंडित आने को तैयार नहीं था।
मेरे पापा ने बहुत कोशिश की पंडितों को बुलाने की, पर उन्हें हमेशा ही हर जगह से ना ही सुनने को मिलता था। फिर हमने सोचा क्यों न जहाँ हम पहले जिस गांव में रहते थे वहीं के किसी पंडित को बुला लाते हैं। और हमारी जान पहचान में एक पंडित भी था, पर वो पंडित अपने बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था। लगभग 10 से 15 दिन बाद वो वापस घर आया। फिर हम सबको तसल्ली हो गई कि 10 या 15 दिन बाद जब पंडित आएगा तब हम उससे हवन करवा लेंगे। फिर एक दिन रात में जब मैं वॉशरूम के लिए उठी और जैसे ही बेडरूम से बाहर निकल रही थी कि तभी मुझे एक आदमी के हंसने की आवाज़ आई। बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। एकदम ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वॉशरूम के अंदर से ही वो आवाज़ आ रही है। मैं जैसे ही वॉशरूम के बाहर गई तभी फ़ौरन वो हंसी की आवाज़ बंद हो गई। मैं चेक करने के लिए बस रूम के अंदर दोबारा गई और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो हंसी की आवाज़ दोबारा आ रही थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को कल रात की सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे वॉशरूम के अंदर से किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ बोली ये तेरा वहम हो सकता है या फिर शायद आस पड़ोस के किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही हो। पर मैं बोली कि नहीं माँ, आवाज़ बाथरूम से ही आ रही थी, क्योंकि जब मैं बाथरूम से बाहर निकलकर उस हंसी की आवाज़ को सुनना चाह रही थी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर तभी मैं जैसे ही बेडरूम के अंदर गई तभी फ़ौरन ही उस आदमी की हंसी की आवाज़ आने लगी। हमारे घर में कोई भी मांसाहारी नहीं था और यहाँ तक कि मेरे पापा भी शाकाहारी थे। एक दिन मेरे पापा रात में शराब पी कर आए और साथ में चिकन की एक सब्ज़ी पैक करवा कर लाए थे। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत नाराज़ हुई और उन्हें खूब डांटा। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि हमारे घर में कोई भी मांस मच्छी नहीं खाता है, तो तुम उसे क्यों लेकर आए हो। उस रात मेरे पापा का कुछ अजीब सा ही बिहेवियर था। वो कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे थे और हर बात पर दांत फाड़ रहे थे। मेरी माँ कुछ बोलती तो हंसने लग जाते। और मैं अपने पापा को जानती हूँ एकदम अच्छे से, और मेरी माँ ने ही बताया है कि जब से उनकी शादी हुई है मेरे पापा के साथ उन्होंने तब से लेकर अब तक कभी भी मांस मच्छी नहीं खाई है। लेकिन फिर आज वो चिकन कैसे लेकर आ गए। और फिर तभी अचानक ही मेरे पापा ना जाने क्यों मेरी मम्मी को मारने लगे और मेरी मम्मी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। उस मुर्गी की सब्ज़ी को खाने के लिए मैं अपने पापा के बदलाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी। मुझे अब बहुत ही ज़ोर से रोना आ रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर पापा को रोक रही थी कि माँ के साथ ऐसा मत करो। तभी मेरे पापा ने मुझे धक्का दे दिया और मैं एक तरफ जाकर गिर पड़ी। उस रात मेरे पापा बेकाबू हो रहे थे। ना तो वो मेरी बात सुन रहे थे और ना ही मेरी माँ की। वो हम दोनों को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे उस मुर्गी की सब्ज़ी को खाने के लिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद पापा शराब पी कर आए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसा मेरे पापा का काम है ठेकेदारी का, तो मेरे पापा हमेशा ही घर के बाहर रहते थे, तो वो रोज़ थक थक कर थोड़ी बहुत शराब पी कर घर आते थे। पर वो जैसे आज बिहेव कर रहे थे वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। शराब पीने के बाद मेरी माँ ने फ़ौरन मेरे पापा को बेड पर लेटा दिया और एक तरफ से मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से मेरी माँ ने, और पैरों को भी एक एक हाथ में पकड़ लिया और कमरे की लाइट को बंद कर दिया। इसके बाद हमने उन्हें सोने को मजबूर कर दिया। जब हम ऐसा कर रहे थे तब वो और भी ज़्यादा पागल हो रहे थे, बहुत चीखने चिल्लाने लगे। पर फिर कुछ ही देर के बाद मेरी और मेरी माँ की कोशिशों के बाद आखिरकार वो सो ही गए। और जब वो सुबह उठे तब मेरी माँ ने मेरे पापा को डांटते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए मुर्गी की सब्ज़ी बनाई है। ये बात सुनते ही मेरे पापा चिल्ला उठे और मेरी मम्मी को खूब डांटने लगे, ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि कोई भी मांस मच्छी नहीं खाता है, तो फिर तुमने किससे पूछकर मुर्गी की सब्ज़ी बनाई है। मैं और मेरी मम्मी पापा का ऐसा बदलाव देखकर चौंक गए। कल रात तो पापा कुछ और ही थे और आज सुबह कुछ और ही है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मेरे पापा से बोली, ये देखो ये थैली में तुम कल रात दारू पीकर मुर्गी की सब्ज़ी लाए थे। फिर फ़ौरन ही मेरे पापा ने उससे सब्ज़ी की थैली को उठाकर बाहर की नाली में फेंक दिया और कहा, तुम दोनों बकवास कर रहे हो, जल्दी बताओ तुम दोनों में से कौन मांसाहारी है और कब से मांसाहारी सब्ज़ी हमारे घर में बन रही है, जल्दी बताओ। मेरी माँ बोली, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी फ़ौरन हंसी छूट गई। फिर तभी मेरी माँ सीरियस होते हुए बोली, कल रात पता है तुम्हें क्या हो रहा था।
तुम पागलों की तरह हम दोनों को ये मुर्गी की सब्जी खिलाना चाह रहे थे और तुमने मुझे कल रात मारा भी। और जब आयुषी तुम्हें रोकने आई तो तुमने उसे भी धक्का दे दिया। देखो उसके घुटने में चोट लगी है। मेरे पापा मेरी चोट को देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब कब हुआ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद आ रहा है कि मैं ठेके से थोड़ी सी दारू पीकर घर वापस आ गया था। फिर मेरी माँ थोड़ा रोते हुए बोली, अगर तुमने आज रात भी ऐसा किया तो मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और साथ में आयुषी को भी ले जाऊंगी। मेरे पापा बोले, क्या बकवास कर रही हो, और जो तुम मेरे बारे में बोल रही हो वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मांस नहीं खाता और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पर पापा को मेरी बात पर विश्वास हो रहा था थोड़ा थोड़ा जब मैंने उनसे बोलना शुरू किया कि पापा माँ सच बोल रही है। इतना सब कुछ सुबह होने के बाद मेरे पापा अपने काम के लिए निकल गए। फिर उसी दिन शाम को 5 बजे मेरी माँ जब हाथ पैर धोकर हमारे घर में ही एक अलग से बनाए मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जा रही थी, तब न जाने कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक रही थी। मानो कोई चाह रहा हो कि मेरी माँ मंदिर में पूजा ना करे। मेरी माँ ने पूरी कोशिश की मंदिर में जाने की, पर नहीं जा पाई और फौरन ही धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उन्हें बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई और मैं अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ़ौरन दौड़ी चली आई। मैंने देखा कि माँ ज़मीन पर गिरी पड़ी है। मैंने उन्हें उठाकर सहारा देते हुए बेड पर लेटाया और आयोडेक्स लगाया। फिर उस रात मेरे पापा घर आए। उन्होंने आज थोड़ी बहुत पी रखी थी, पर आज वो फिर से कुछ बदले बदले से नज़र आ रहे थे। मैं अपने पापा को देखकर असमंजस में पड़ जाती थी कि सुबह कैसे रहते हैं और रात में कैसे हो जाते हैं। मेरे पापा मम्मी को बेड पर लेटा देख बहुत गुस्से में थे। पापा बोले, चल उठ, फटाफट मेरे लिए तंगड़ी कबाब बना। मैंने अपने पापा से बोला कि माँ आज शाम को गिर गई तो उन्हें अंदरूनी चोट आई है, कल सुबह तक थोड़ा आराम मिल जाएगा। पर मेरे पापा के सिर पर गुस्सा सवार था। मैंने मेरी माँ को एक हाथ से पकड़कर उठाया और फौरन ही मेरी माँ खड़ी हो गई। फिर तभी मेरे पापा ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर खींचना चाहा। मैं अपने पापा को ऐसा करते देख अपने पापा को रोकने लगी। मेरे पापा नहीं मान रहे थे। फिर उस रात माँ ज़मीन पर ही पड़ी रही। मेरे पापा बार बार मेरी माँ को अपने पैर से मारे जा रहे थे। मैं अपने पापा से बार बार बोल रही थी कि माँ को मत मारो और मैं रोई जा रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था मेरे पापा को कि रात रात में वो बदल जाते हैं और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाते हैं। पर जब हम पुराने वाले घर में पहले रहते थे तब तो पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं किया पापा ने कभी। पर जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिर उसके अगले ही दिन मेरी माँ मेरे पापा से परेशान हो गई। मैं सोच रही थी कि पापा ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, चलो बेटा 2-4 दिन के लिए नानी के घर चलते हैं। कुछ दिन हम नहीं रहेंगे ना यहाँ, तो फिर जाकर तुम्हारे पापा को अकल आएगी। अगली ही सुबह मेरी माँ पापा के लिए खाना बनाकर उनसे बोली कि हम दोनों मायके जा रहे हैं, तुम यही रोज़ आओ, दारू पियो और अकेले ही लड़ो। मुझसे ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं झेला जाता। पर मेरे पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा सोच रहे थे कि ये सब मेरी माँ जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसे मायके जाना है। पर मेरे पापा ने भी मेरी माँ को नहीं रोका। कहा, जाओ, और अगर मन ना करे यहाँ आने का तो मत आना कभी। हम नानी के यहाँ पहुँच गए। नानी के यहाँ से हम रोज़ पापा को सुबह शाम फ़ोन मिलाकर बात करते थे। पर एक हैरानी वाली बात थी कि जब भी हम उनसे सुबह फ़ोन पर बात करते तो वो नॉर्मल से ही बात करते, पर जब भी हम रात को फ़ोन मिलाते तो वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। अगर उठाते भी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली देते और पता नहीं ना जाने क्या क्या बड़बड़ करते रहते। 5 दिन हो गए थे हमें नानी के यहाँ पर। जिस दिन हमें अपने घर के लिए निकलना था तो हमें पता चला कि मेरे पापा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। जब हमने ये बात सुनी तो हम चौंक गए। हम फ़ौरन ही अपने शहर पहुँचे और हमने घर में देखा कि वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस वाले हमें बता रहे थे कि आसपास के लोगों का कहना है कि आपके घर से किसी आदमी या फिर आपके हस्बैंड के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और बार बार कोई आदमी ऐसे बोल रहा था कि बचा लो, मुझे बचा लो। आसपास के लोगों को फिर से बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो एक आदमी बता रहा था कि जब मैं यहाँ से रात के 11 बजे अपने काम से वापस घर लौट रहा था तो मुझे इस घर से काफ़ी खौफनाक और डरा देने वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उस रात आसपास के लोगों ने भीड़ लगानी शुरू कर दी और फ़ौरन ही पुलिस को सूचित कर दिया गया
और जैसे ही पुलिस आई तो आपके पति की लाश मिली। पुलिस वालों ने मेरी माँ से पूछा कि आपको किसी पर शक है कि ये काम किसका हो सकता है। मेरी माँ बोली, हम तो यहाँ पर अभी अभी ही रहने आए हैं, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं और ना ही हमारे किसी के साथ दुश्मनी है। तभी वहाँ लगी भीड़ में से एक आदमी बाहर निकल कर आया और बोला कि ये काम ब्रह्म राक्षस का है, जो कि पहले एक ब्राह्मण व्यक्ति यहाँ रहता था। उन्होंने इस जगह पर अपना मकान बनवाया है। जिस जगह पर पहले एक ब्राह्मण रहता था, जो कि अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है, उसी का वास है इनके घर पर और वो नहीं चाहता कि आप उसके साथ इस घर में रहे। ये सब बातें सुनकर और पापा को मरी हुई हालत में देखकर मेरी माँ और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अगले दिन सुबह ही उस घर की शुद्धिकरण कराया गया और उस घर पर पुलिस वालों ने सील लगा दी। अब उस जगह पर और उस मकान पर कोई नहीं जाता। हम भी वापस अपनी नानी के घर चले गए और ये थी मेरे पापा की दर्दनाक कहानी। आज मेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर मुझे लिखकर भेजना ना भूलें, ताकि मैं आपकी कहानी भी सबके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।